नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। अभी उच्चतम न्यायालय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला आया है पंजाब बनाम देविंदर सिंह, जिसमें उसने राज्य सरकारों को ये इजाज़त दी है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जो श्रेणियां हैं उनके अंदर भी वर्गीकरण राज्य सरकारें कर सकती हैं। यानी राज्य सरकारें कौन अधिक उनमें पिछड़े हैं, किनको सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं मिला है, इन सारी बातों तथ्यों की छानबीन कर अलग अलग श्रेणी राज्य सरकारें बना सकती हैं। इस तरह से उसने 20 साल पुराने फैसले जो ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश में 2004 में इसी अदालत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था। इसमें यह कहा गया था कि जो अनुसूचित जातियां हैं वो एक समवर्ग हैं, होमोजीनस ग्रुप हैं, और उनके अंदर कोई भी वर्गीकरण करना जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि एक ही वर्ग के दो व्यक्तियों को अलग अलग मानना उनकी समानता को जो अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। लेकिन इस बार 6-1 के फैसले से 7 जजों की ये पीठ थी और बहुमत से 6 जजों ने ये माना कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर भी वर्गीकरण राज्य सरकारें कर सकती हैं। 2004 का जो ईवी चनिया का मामला था उसको ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञ मान रहे थे कि जो सामाजिक यथार्थ है उससे वो फैसला कटा हुआ है। जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई है और कुछ जो उसके तथ्य हैं वो चौंकाने वाले हैं, जैसे कि धोबियों में जो साक्षरता है या शिक्षा है वो अन्य दलित जातियां हैं उनसे ज़्यादा है। प्रत्येक 10,000 की जो आबादी है धोबियों की, उनमें 124 के पास उच्च शिक्षा है। लेकिन यही संख्या जो पासवान है, जिनको दुसाध भी कहते हैं, उनके बीच ये 10,000 में 45 घट करके हो जाता है। और मुसहर जो हैं उनमें प्रति 10,000 केवल एक व्यक्ति जो है उसके पास उच्च शिक्षा यानी 0.01% जो है उच्च शिक्षा है मुसहरों के बीच में। तो यानी दलितों की भी जो अलग अलग जातियां हैं उनके अंदर शिक्षा को देखें या आर्थिक स्थिति को देखें या अन्य चीज़ों को देखें तो काफ़ी फर्क नज़र आता है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं। इसके पक्ष में और विरोध में काफ़ी स्वर उठे हैं, लेकिन उसकी चर्चा बाद में। पहले ये समझ लें कि मामला कैसे उच्चतम न्यायालय में आया। 1975 में पंजाब सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कि वहाँ जो 25% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है उसको 2 भागों में बांटा गया और आधा हिस्सा जो है वो वाल्मीकि तथा मजहबी सिख हैं उनको दे दिया गया और बाकी जो आधा था उसको बाकी जो दलित जातियां थी उन्हें बांटा गया। और ये व्यवस्था लगभग 30 साल तक चलती रही। लेकिन जैसा कि मैंने कहा 2004 में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया ईवी चनिया मामले में कि जो दलित हैं वो होमोजीनस ग्रुप हैं, वो समवर्ग हैं, एक तरह के लोग हैं और उनके अंदर श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती हैं। तो उसके आलोक में 25 जुलाई 2006 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को अवैध करार दिया और ये कहा उसमें कि चेन्नैया का जो फैसला उसमें तो राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि जो अनुच्छेद 341 के तहत अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि वो तय करेंगे कि कौन जो है अनुसूचित जाति में शामिल होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। तो इसमें जब कोई भी वर्गीकरण राज्य सरकार करती है तो वो फिर वो चेन्नैया के फैसले का उल्लंघन होता है और राष्ट्रपति के अधिकार में वो है, वो राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। इसके बाद इस फैसले के बाद पंजाब सरकार ने एक नया कानून बनाया 2006 में और वो कानून था पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। और उसमें उसने फर्स्ट प्रेफरेंस यानी पहली तरजीह जो है किसको दी जाएगी, उसने कहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसकी धारा 4 उपधारा 5 सेक्शन 4 क्लॉज 5 में ये प्रावधान किया गया कि जो वाल्मीकि हैं और मजहबी सिख हैं, जैसा कि पहले उसने किया था, उनको तरजीह दी जाएगी यानी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर 29 मार्च 2010 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चनिया फैसले के आलोक में इस आदेश को भी जो है इस प्रावधान को, बल्कि जो प्रावधान था
सेक्शन 4(5) ऑफ पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 उसको निरस्त कर दिया। पंजाब सरकार ने दलील दी कि जो चिनैया का फैसला है, उच्चतम न्यायालय की जो 9 जजों की खंडपीठ ने इंद्रसाहनी मामले में फैसला दिया था, जिसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, उसकी भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि अन्य पिछड़ी जातियों में वर्गीकरण हो सकता है, किया जाना चाहिए, तो अगर वहाँ हो सकता है तो दलितों में ये वर्गीकरण क्यों नहीं हो सकता है। सो वो एक बड़ी संविधान पीठ की जो फैसला है उसके अनुरूप चिनैया का फैसला नहीं है। पंजाब सरकार ने ये भी दलील दी कि ईवी चिनैया में इस फैसले का गलत अर्थ लगाया गया कि ओबीसी में तो वर्गीकरण हो सकता है लेकिन शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण नहीं हो सकता है। 20 अगस्त 2014 को उच्चतम न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जो अपील की गई थी उसको 5 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया, और ये न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ थी, जिसने 15 जुलाई 2020 को इस पर सुनवाई शुरू की। और पंजाब सरकार ने फिर वही दलील दी कि जो सब क्लासिफिकेशन है, जो वर्गों के अंदर जो है वर्गीकरण है, वो संविधान के अनुच्छेद 14(4) के तहत सही है और उसकी अनुमति अनुच्छेद 16(4) देता है, क्योंकि सबों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दलितों के बीच जो एक दबंग और ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनको मिले, बाकी को नहीं मिले। इस बीच 2018 का एक फैसला जो था जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता में, उसमें उसने दलितों के अंदर वर्गीकरण को सही माना और क्रीमी लेयर की भी बात वहाँ कही गई। जो मलाईदार परत है दलितों में, उनको आरक्षण से अलग किया जा सकता है। ये जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता में ये बात आई। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की पीठ थी, उसने इस मुद्दे पर कि वर्ग के अंदर वर्गीकरण का जो सवाल है, इस पर विचार करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342(a) के तहत जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसमें वर्गीकरण की इजाज़त ये अनुच्छेद देता है। यहाँ पर ये बता दें कि 2018 में संविधान में 102वां संशोधन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 342(a) और 338(b) दो अनुच्छेद जोड़े गए। 338(b) इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 342(a) में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वो अधिसूचना जारी करें, नोटिफाई कर सकते हैं। और ये सब क्लासिफिकेशन जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में हो सकता है। विभिन्न राज्यों में उस सूची में कौन होगा, ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। तो उसके तहत जो है सो इसकी अनुमति है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में वर्गीकरण किया जाए। अब चिनैया मामले के खिलाफ जो अपील में बातें आई, उससे ये हुआ कि जो अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 338 है, 341 है, 342 है और 342(a), इतने अनुच्छेदों की व्याख्या जो है करनी पड़ेगी। तो इस सब को देखते हुए 5 जजों की संविधान पीठ ने इसे 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया, और उसमें 2 मुद्दे थे जो तय किया गया। जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, 2 मुद्दों पे विचार करने के लिए वो संविधान पीठ बनाई गई। पहला ये था कि क्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसा कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए किया जाता है। और दूसरा मुद्दा ये था कि क्या राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल जो है वो कर सकती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर वर्गीकरण इस तरह का करने के लिए वो सक्षम है। यहाँ आपको ये बता दें कि वैसे इस तरह का वर्गीकरण तो बिहार में पहले हुआ था। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में जब पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण दिया था, तो उसमें 26% ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण दिया गया। उसमें उन्होंने वर्गीकरण किया था कि 12% एनेक्सर 1 यानी जो अति पिछड़े हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उनको दिया गया, और 8% बैकवर्ड क्लास को जो पिछड़ा वर्ग है, 3% महिलाओं को और 3%
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को दिया गया था। और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी महादलित कमीशन बनाया था, फिर अति पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया था, और महादलित जब बनाया तो उन्होंने दलितों में भी वर्गीकरण किया था, जिसमें 4 जातियों को अलग रखा गया, लेकिन धीरे धीरे उन सभी जातियों को फिर से जो है सो शामिल कर लिया गया। तो वो सारे दलित जो महादलित बने थे फिर सब महादलित हो गए। तो वर्गीकरण जो शुरू में किया गया था वो बाद में ख़त्म हो गया, क्योंकि राजनीति की अपनी परेशानियां होती हैं। हमेशा वोट को ध्यान में रख करके राजनीतिक दल और सरकारें फैसला करती हैं, इसलिए वो एक अलग, जिसको राजनीतिक मजबूरी कहते हैं, वो है। अब इस फैसले पर आ जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 7 जजों की पीठ का, इसमें सिर्फ एक जो है असहमति है, वो न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का है, जिन्होंने कहा है कि चिन्हैया मामले में फैसला बिल्कुल सही दिया गया, और जो दलित है वो एक ही वर्ग है, संवर्ग है, उसमें अलग अलग श्रेणी बनाना जो है वो गलत होगा, और उसका अधिकार अदालत को नहीं है कि उसके बारे में कही कि ऐसा हो सकता है, और चिन्हैया का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ थी, और चंद्रचूड़ ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ये सही है। उसमें और भी जो 6 जज थे जिन्होंने सहमति जताई, उसमें एक जस्टिस BR गवई हैं जो खुद दलित हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर वर्गीकरण नहीं होगा तो इससे भेदभाव और बढ़ेगा। एक IAS या IPS अधिकारी के बेटे की तुलना एक जो सरकारी ज़िला परिषद या ग्राम पंचायत के स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बाप के बच्चे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, और दोनों को एक तरह देखना जो है न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह जो सब क्लासिफिकेशन है, वर्गों के अंदर वर्गीकरण, उसका विरोध करना ठीक वैसा ही है जैसा जब ट्रेन आती है उसमें बहुत भीड़ होती है, तो पहले तो लोग उस जो है भीड़ भाड़ वाले डब्बे में घुसने की कोशिश करते हैं, और जो घुस जाते हैं किसी तरह से, उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि बाकी कोई भी उस डब्बे में नहीं घुस पाए। तो एक अजीब एक मानसिकता लोगों की होती है कि हमको तो फ़ायदा मिल जाए लेकिन दूसरों को फ़ायदा नहीं मिले। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कर दिया है कि अगर 2 जातियों के बीच, भले दोनों दलित हो, अगर बड़ी खाई है तो उसमें जो है सो पिछड़े और अति पिछड़े जो हैं उनके बीच वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तुरंत घोषणा कर दी कि इस फैसले के आलोक में जो मडिगा के लिए आरक्षण है उसको वो लागू करेंगे, क्योंकि वहाँ जो मडिगा जाति है वो 59 दलित जातियाँ हैं तेलंगाना में, और उनमें सर्वाधिक संख्या मडिगा की है। और वहाँ मडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति वहाँ बनी हुई है, जो 1994 से आंदोलन कर रहा है कि वर्गीकरण किया जाना चाहिए। मडिगा का संघर्ष आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में माला जातियों के साथ है। जैसे पंजाब में वाल्मीकि बनाम चर्मकार है, बिहार में पासवान चर्मकार के विरुद्ध अन्य कई जातियां हैं। तो इस तरह से दलित जातियां ही कह रही हैं कि उनके हक को कुछ अन्य दबंग जातियों ने जो है सो मार दिया है, इसलिए वर्गीकरण की ज़रूरत है। इस फैसले में एक और महत्वपूर्ण बात आई है मलाईदार परत को लेकर के, क्रीमी लेयर। जैसे इंद्र साहनी मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया कि क्रीमी लेयर को बाहर रखना है, क्योंकि 1990 में पहली बार पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया था। संविधान जब से लागू हुआ तब से अनुसूचित जातियों जनजातियों को दिया गया था, क्योंकि अनुसूचित जातियां वो जातियां हैं जो अस्पृश्य थीं, यानी जो छुआछूत का शिकार थीं, जिनको लोग छूते नहीं थे, अछूत जो माने जाते थे। तो चूंकि अस्पृश्यता जाति पर आधारित थी, इसलिए एक सूची बनाई गई, और वो जो सूची थी अनुसूचित जातियों की, उनमें जिन जातियों को रखा गया वो जातियां थी जो जिन्होंने अस्पृश्यता का दंश सहा था। लेकिन पिछड़ी जातियों के साथ वो बात नहीं थी, वो सामाजिक रूप से पिछड़े थे लेकिन अस्पृश्य नहीं थे। 1990 में तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उनको मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण दिया था, लेकिन जब उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो इंद्र साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा, यानी जो आर्थिक रूप से उन्नत हैं उनको आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो ये बात तब से उठ रही है कि अगर उनके साथ ये होता है तो दलितों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनके साथ भेदभाव उस तरह का नहीं हुआ है, तो उनको फिर क्यों नहीं क्रीमी लेयर के सिद्धांत के आधार पर बाहर रखा जाना चाहिए। ये बातें उठ रही थी, लेकिन इस बार जो है वो बात फिर से आई है। अब
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तो इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया, उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। लेकिन अन्य 4 जजों ने, जिनमें कि जस्टिस गवई हैं, जस्टिस मित्तल हैं, जस्टिस शर्मा और जस्टिस विक्रमनाथ ने, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि मलायदार परत का सिद्धांत जो है अनुसूचित जातियों पर भी लागू होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि गवई ने कहा और उनके साथ मित्तल ने भी कहा कि भाई कोई IAS IPS ऑफिसर का बेटा और एक गरीब आदमी का बच्चा है, दोनों के बीच कैसे आप तुलना कर सकते हैं? तो ये तो आप बराबरी करते हैं, तो वहाँ तो और गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसमें जो है एक रेशियो डिसिडेंटी हर केस का होता है। रेशियो डिसिडेंटी एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि उस पूरे फैसले का सारांश क्या है, उसका निचोड़ क्या है। रेशियो डिसिडेंटी वो होता है जो लागू होता है, और ऑबिटर डिक्टम वो होता है जो टिप्पणी अदालत की होती है। तो रेशियो निकालने में कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि फैसले अलग अलग हैं लेकिन कॉन्करिंग, सेपरेट बट कॉन्करिंग के सहमति तो उस मुद्दे पे है कि हाँ वर्गीकरण वर्ग के अंदर हो सकता है, लेकिन जो 2-3 बातें इसमें अलग अलग हुई, जैसे कि क्रीमी लेयर का मामला, उस पर चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं कहा है, बाकी 4 जजों ने कहा है कि ये होना चाहिए, क्रीमी लेयर का सिद्धांत दलितों पर भी लागू होना चाहिए। तो अब ये देखना है कि इसको किस तरह से सरकार लागू करती है, और अगर इसमें कोई विवाद होता है तो फिर शायद अदालत को उसकी व्याख्या करनी पड़े। कई बार ऐसा हुआ है, TMI पाई फाउंडेशन में 11 जजों की पीठ का फैसला आया था, लेकिन फैसले का सार क्या था ये समझ में नहीं आया, तो उसके लिए फिर से 7 जजों की एक संविधान पीठ बनाई गई उसके रेशियो को समझने के लिए। और उससे भी जब बातें पूरी तरह से साफ नहीं तो फिर इस्लामिक एकेडमी में 5 जजों की संविधान पीठ ने उसकी समीक्षा की कि क्या इसका जो है सारांश है। हालांकि उसको लेकर बहुत विवाद हुआ कि छोटे जो है बेंच ने, यानी छोटी पीठ ने बड़ी पीठों के निर्देश को व्याख्या के आधार पर बदला है, तो वो एक अलग मसला है जिस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये भारतीय न्यायिक व्यवस्था में रेशियो निकालने में कई बार समस्या आती है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ जितने जज एक साथ 15 जज बैठते हैं, सब फैसले लिखते हैं, ऐसा नहीं कि एक आदमी लिखे एक आदमी नहीं लिखे, और फिर सब बैठ करके तय करते हैं कि इसका रेशियो जो है उसमें कॉमन बातें क्या क्या है। तो ये व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है, तो अगर इसको लेकर के विवाद होता है तो शायद कोर्ट को फिर से उस पर विचार करना पड़े। जो भी हो, ये बहुत साफ हो गया है कि दलितों और अनुसूचित जनजातियों के अंदर भी राज्य सरकारें वर्गीकरण कर सकती हैं, और जो ज़्यादा पिछड़े हैं और कम पिछड़े हैं उनके अंदर जो है सो किस तरह से बांटा जाए, बंटवारा क्या है, कितना प्रतिशत किसको दिया जाए, ये तय किया सकता है। इस फैसले का काफ़ी लोगों ने स्वागत किया है, दलितों के भी कई संगठनों ने, ग्रुपों ने स्वागत किया, लेकिन कई राजनीतिक नेताओं ने इसका विरोध किया है। प्रकाश अंबेडकर ने साफ कहा है कि ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मायावती ने कहा है कि सरकार को संविधान संशोधन के जरिए उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलट देना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी उच्चतम न्यायालय में इसकी समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। तो इस तरह से कुछ नेताओं ने जो है इस पर असंतोष जाहिर किया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो आरक्षण का प्रावधान है दलितों के लिए, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। वो अस्पृश्यता के शिकार हैं, और पद पैसा आने के बावजूद वो अस्पृश्यता बनी रहती है। इसलिए इसको बांटना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी जो भी जातियां हैं सभी अस्पृश्य हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने एक बड़ा ही दिलचस्प जो है शोध पत्र को उद्धृत किया है। वो शोध पत्र लिखने वाले हैं रविचंद्रन बत्रन, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब वो मोहम्मद रईस हो गए हैं। और वो जो पुरानी जाति, जब वो दलित थे, हिंदू थे, तो उस समय उनकी जाति थी अरुण तथिया। वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विदेश में भी उनकी पढ़ाई हुई है, उनके पास PhD डिग्री है, लेकिन वो सेप्टिक टैंक सफाई का काम करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। उनके शोध पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने उद्धृत किया है, मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में उद्धृत किया है, लेकिन वो सेप्टिक टैंक सफाई का काम करते हैं। और जो शोध पत्र है वो है उनका, वो है द मेनी ओमिशंस ऑफ अ कंसेप्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंगस्ट शेड्यूल कास्ट्स। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है, कहा है कि दलितों के अंदर भी ऊंची जातियां हैं और नीची जातियां हैं। जैसे अरुण तथ्यार हैं, वो छोटा माना जाता है, नीचे की जाति मानी जाती है। एक अरुण तथ्यार का लड़का जो है वो परैयार की लड़की के साथ भाग गया, दोनों के बीच प्रेम संबंध था, भाग गया। तो परैयार जाति की उस लड़की के परिवार वालों ने अरुण तथ्यार जाति के उस लड़के के परिवार की जो औरतें हैं उनके साथ बलात्कार किया। तो वहाँ ये बताने की कोशिश की है रविचंद्रन
बतरन ने कि वहाँ भी अस्पृश्यता है, वहाँ भी भले दोनों दलित हैं लेकिन वहाँ भी छुआछूत है। और इसी गुस्से में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे मद्रास विश्वविद्यालय में, लेकिन उन्होंने एक अपना ही जो है स्टार्टअप खोल दिया, वो सेप्टिक टैंक क्लीनिंग पब्लिक सर्विसेज करके, और उसमें वो लोगों को रखते हैं, उनको अच्छे पैसे देते हैं, लेकिन जहाँ सफाई होती है जिसमें कोई ख़तरा है तो वो काम खुद करते हैं। तो इस पत्र को उद्धृत किया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो एक वर्ग है जो सबसे नीचे माना जाता है दलित, उसमें भी कई जो है विभाजन की रेखाएं देखने को मिलती हैं, और वहाँ भी एक जो है अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझता है। खैर जो भी हो, ये सब विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन एक ऐसा अहम फैसला है जो आगे की तारीखों में जो पूरी आरक्षण की व्यवस्था है उसको बहुत व्यापक पैमाने पर प्रभावित करेगा। अब ये देखना है कि सरकार इस पे क्या रुख अपनाती है, बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो किस हद तक इसका विरोध या समर्थन करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसको कृपया आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।